सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हम सबसे पहले अध्ययन प्रारंभ करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का। अब देखो विद्यार्थियों, कक्षा 10 जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसमें कुल मिलाकर अपने सिलेबस में 4 किताबें दे रखी हैं। एक इतिहास की है, एक राजनीति विज्ञान की है, एक भूगोल की है, एक अर्थशास्त्र की है। इसमें से अपन सबसे पहले जो राजनीति विज्ञान वाली किताब है, पॉलिटिकल साइंस वाली किताब है, उस किताब का पहला लेसन है सत्ता की साझेदारी, पार्ट नंबर 1। इस लेसन का अपन अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि अपन ये समझ पाएं कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है। सबसे पहले अपन वो देखेंगे। तो देखो, सत्ता का मतलब होता है शक्ति। सत्ता का ही एक तरह से दूसरा रूप अपन मान सकते हैं शक्ति। और किसी भी देश में शासन करने की शक्ति हमेशा किसके पास होती है? सरकार के पास। तो साधारण अर्थों में अपन देखें तो ये सत्ता या शक्ति किसके पास होगी? सरकार के पास होगी। जैसे मोदी सरकार है, वो पूरे देश में शासन करने की शक्ति रखती है अपने पास। तो केंद्र में बात करें तो मोदी सरकार, राज्य की अपन बात करें, राजस्थान की अपन बात करें तो वहां गहलोत सरकार। तो सत्ता का मतलब शायद आप समझ चुके होंगे। सत्ता का मतलब लेंगे अपन किससे? सरकार से। अब दूसरे अर्थों में अपन देखें तो भारत ले लो, चाहे कोई सा भी देश ले लो, उसमें विभिन्न जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। भारत की अपन बात करें तो भारत में 2 बड़े समुदाय या धर्म हैं। एक तो भारत में हिंदू जनसंख्या है, दूसरी जनसंख्या कौन सी है? मुस्लिम जनसंख्या है। अगर ये जो सरकार है जिसके पास शासन करने की शक्ति है, या कह सकते हैं जिसके पास सत्ता है, अगर इस सरकार में हिंदू मुस्लिम इन दोनों का प्रतिनिधित्व है, दोनों मिलजुल कर शासन कर रहे हैं, दोनों मिलजुल कर सरकार का गठन कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं अपन क्या? सत्ता की साझेदारी। शायद मुझे जहां तक लग रहा है कुछ आपको समझ में आया होगा कि किसी भी देश में जो भी जाति है, जो भी समुदाय हैं, जो भी धर्म हैं, अगर ये जाति, धर्म, समुदाय ये सब मिलकर सरकार का गठन करें, या कह सकते हैं पर मिलकर सत्ता का प्रयोग करें, तो उसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। अब इसमें अपनी पुस्तक में 2 उदाहरण दे रखे हैं। एक तो दे रखा है श्रीलंका का उदाहरण, एक दे रखा है बेल्जियम का उदाहरण। तो अब अपन प्रारंभ करते हैं अपने लेसन के अनुसार। 2 उदाहरण अपने को दिमाग में रखने हैं। पहले अपन बात करेंगे बेल्जियम, और फिर अपन बात करेंगे किसकी? श्रीलंका की। बेल्जियम, एक उदाहरण तो अपन बेल्जियम का लेंगे, दूसरा उदाहरण लेंगे अपन कहाँ का? श्रीलंका का। तो एक तरफ तो बेल्जियम की जातीय बनावट, और दूसरी तरफ अपने को ध्यान रखना है श्रीलंका की जातीय बनावट। अब इन दोनों देशों की स्थिति के बारे में अपन पता करें। बेल्जियम की अगर मैं बात करूं, दोनों बहुत छोटे छोटे देश हैं। अपना जो राजस्थान स्टेट है लगभग उसके बराबर हैं, उससे भी छोटे ही मानो दोनों देशों को। कौन से देश? एक देश का नाम है बेल्जियम, एक देश का नाम है श्रीलंका। अगर बेल्जियम की मैं बात करूं तो बेल्जियम में 3 समुदाय हैं। जैसे अपने है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अपने तो कई प्रकार के धर्म और समुदाय हैं। बेल्जियम में 3 प्रकार के प्रमुख समुदाय हैं। सबसे बड़ा समुदाय तो है डच, दूसरा समुदाय है फ्रेंच, और तीसरा समुदाय है जर्मन। डच, फ्रेंच और जर्मन। बेल्जियम की टोटल जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में से लगभग 59% मतलब 59% तो है कौन है? डच। बेल्जियम की जनसंख्या में लगभग 40% है कौन है? फ्रेंच। और बेल्जियम की जनसंख्या में शेष जितना बच गया मतलब 1% कौन है? जर्मन।
सिंपल अपने को ये दिमाग में रखना है कि बेल्जियम हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है पेपर में, आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में बताइए, तो आपको ये बातें बतानी है इसमें। या फिर देखो ऑब्जेक्टिव पर्सन भी आए तो पूछा जा सकता है निम्न में से बेल्जियम की जाति नहीं है, या निम्न में से बेल्जियम की जातीय बनावट में शामिल नहीं है। एक ऑप्शन डच आ गया, दूसरा फ्रेंच आ गया, तीसरा जर्मन आ गया, चौथा तमिल आ गया। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? तमिल। तो एक तो ये दिमाग में रखोगे। एक अपन बात करते हैं कहाँ की? श्रीलंका की। श्रीलंका में भी 3 समुदाय हैं। श्रीलंका में जो सबसे बड़ा समुदाय है उस समुदाय का नाम है सिंहेली, या जो सबसे बड़ी जाति है, समुदाय है, उसका क्या नाम है? सिंहेली। जो टोटल जनसंख्या में कितने प्रतिशत हैं? 74%। दूसरा वहाँ समुदाय या जाति है उसका नाम है तमिल, जो कुल जनसंख्या का लगभग 18% है। तीसरा जो समुदाय है उसका नाम है ईसाई, जो शेष बच गया लगभग कितना परसेंट है? 8%। तो ये कुछ फैक्ट हैं। अगर आपसे पूछ ले बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में बताए तो ये बता देना, श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में बताए तो ये बता देना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दोनों की अपन तुलना करते हैं। अगला देखना आप चाहो तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में लिख लो, क्योंकि ये बनेगा तो पक्का क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी का मतलब आप समझते ही हो, मैंने लेसन स्टार्ट करते वक्त बताया था कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अगर किसी देश में जो भी जाति या समुदाय के लोग हैं, अगर वो मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर सरकार में शामिल होते हैं, इसका मतलब अपन क्या मानेंगे? उस देश की सत्ता में सबकी क्या है? साझेदारी है या सबकी भागीदारी है। अब बेल्जियम में आपको पता है 3 बड़े समुदाय हैं, जस्ट अपन ने कुछ देर पहले चर्चा की थी। बेल्जियम में 3 बड़े समुदाय हैं, डच, फ्रेंच। बड़े समुदायों में अपन 2 का नाम लेंगे, डच और फ्रेंच, और एक तीसरा छोटा समुदाय है जिसका नाम है जर्मन। अब यहाँ बेल्जियम की अगर मैं आपसे कुछ विशेषताएं बताऊं तो सुनना। बेल्जियम में जो पूरे देश की जो सरकार है, जैसे भारत में भी अपन पूरे देश की सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, वैसे ही बेल्जियम पूरे देश की सरकार है उसे तो कहते हैं केंद्र सरकार। बेल्जियम के जो प्रत्येक राज्य की सरकार है उसे कहते हैं अपन कौन सी सरकार है? राज्य सरकार। और जो बेल्जियम के लास्ट जो निचले स्तर की सरकार है उसे कहते हैं कौन सी सरकार है? सामुदायिक सरकार। सुनना, बेल्जियम की जो केंद्र सरकार है उसमें डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान है, और दोनों समुदायों के जो मंत्री हैं वो आपस में मिलजुल कर कोई डिसीजन करते हैं, निर्णय लेते हैं। समझ गए? तो बेल्जियम में देखो सत्ता की साझेदारी, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि बेल्जियम की जो केंद्र सरकार है, जैसे बेल्जियम की केंद्र सरकार में अपन मान लेते हैं कि 16 मंत्री हैं। 2 बड़े समुदाय हैं बेल्जियम में, डच और फ्रेंच। इन 16 मंत्रियों में 8 तो होंगे डच और 8 होंगे फ्रेंच, और ये दोनों समुदाय मिलकर ही कोई डिसीजन लेंगे। अगर जैसे डचों ने कोई डिसीजन ले लिया और फ्रेंच अगर उस डिसीजन से सहमत नहीं है तो डिसीजन नहीं हो पाएगा। दोनों समुदाय अगर किसी डिसीजन को लेकर सहमत हैं तब भी वो डिसीजन हो पाएगा, वरना वो डिसीजन क्या होगा? कैंसिल होगा। तो बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी का पहला पॉइंट भी अपन ये लिखेंगे कि बेल्जियम की केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान है, कोई भी निर्णय आपस में मिलजुल कर ही वो लेते हैं। दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे राज्य सरकार के बारे में, और इसमें अपने को ये बताना है कि बेल्जियम में जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य नहीं करती। मतलब बेल्जियम की राज्य सरकार एकदम स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, वो केंद्र के नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करती।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बेल्जियम में तीसरे स्तर की मतलब थर्ड लेवल की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर में अपन ये 3 पॉइंट लिखते हैं, इसका मतलब अपना आंसर कंप्लीट। तो एक बार मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप लोग इसको देखते जाना और प्रयास करना, साथ के साथ आप इसे नोट भी करते जाओ। तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के बारे में पॉइंट नंबर 1, यहाँ मतलब कहाँ की बात करें, बेल्जियम की। यहाँ की केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान है, तथा इन दोनों समुदायों के मंत्री, मतलब कौन से 2 समुदाय, डच और फ्रेंच, इन दोनों समुदायों के मंत्री मिलकर ही कोई निर्णय करते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो आप ये दिमाग में रखोगे। दूसरा पॉइंट बताया था मैंने बेल्जियम की राज्य सरकार के बारे में कि भाई राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य नहीं करती, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यहाँ की राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन लिख दो चाहे नियंत्रण लिख दो, केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं करती, इसका मतलब स्वतंत्र कार्य करती है। यह स्वतंत्र कार्य करती है। सेकंड पॉइंट आप लोग ये दिमाग में रखोगे। तीसरा, यहाँ की तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। ये आपका आंसर कंप्लीट। अब पहले तो आप समझना यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है। या तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का उल्लेख करो या वर्णन करो, तब तो आपको ये तीनों पॉइंट बताने हैं। अगर 1 नंबर का कोई प्रश्न बनता है तो इस तीसरे पॉइंट से बनता है कि बेल्जियम की तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते हैं। क्योंकि देखो ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे भारत में भी केंद्र सरकार है, भारत में भी राज्य सरकार है, लेकिन भारत में तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं, ना कि सामुदायिक सरकार। तो भारत में तो तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं और बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो यहां से आपके 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब बेल्जियम में ही एक छोटा प्रश्न और है, वो आप दिमाग में रख लेना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आप आंसर दोगे बेल्जियम की जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स
कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अब देखो यहां से अपन ने अपना लेसन प्रारंभ किया था। सत्ता की साझेदारी अपने लेसन का नाम था। बेल्जियम का उदाहरण अपन ने देख लिया। और बेल्जियम की शासन व्यवस्था है वो बहुत ही शानदार शासन व्यवस्था है। यहाँ किसी प्रकार का कोई संघर्ष या टकराव नहीं है, आपस में मिलजुल कर सारा काम करते हैं। इसलिए बेल्जियम की शासन व्यवस्था को अपन एक अच्छी शासन व्यवस्था कहेंगे। बेल्जियम के जस्ट विपरीत श्रीलंका की शासन व्यवस्था को अच्छी शासन व्यवस्था नहीं कह सकते। उसका कारण ये है कि भाई बेल्जियम में तो ये समुदाय मिलजुल कर कार्य कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका में ये समुदाय मिलजुल कर कार्य नहीं कर रहे थे। कैसे? श्रीलंका का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? सिंहली। ये बड़ा समुदाय है, इनकी संख्या ज्यादा है और इन समुदायों की संख्या कम है। अब इन लोगों ने क्या किया कि भाई जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनका प्रभाव तो रहेगा, ये बात अपन मानते हैं। श्रीलंका में क्या सिस्टम कर रखा है? केवल एक ही भाषा को राजभाषा घोषित कर रखा है, मतलब एक ही भाषा को मान्यता दे रखा है। वो भाषा कौन सी है? सिंहली। देखो सिंहली तो जो भाषा बोलते हैं ना, उन भाषा का नाम है सिंहली भाषा। तमिल लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा का नाम है तमिल भाषा। लेकिन यहाँ तमिल भाषा को मान्यता नहीं दे रखी, केवल एक ही भाषा को मान्यता दे रखी है। कौन सी भाषा को? सिंहली भाषा को। इसका मतलब विचारों के साथ इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। दूसरा और उदाहरण सुनना। ये जो सिंहली लोग हैं इनका धर्म है बौद्ध धर्म। सिंहली कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। और तमिल लोग मानते हैं कौन से धर्म को? हिंदू धर्म को। अब श्रीलंका में क्या कर रखा है? केवल इस बौद्ध धर्म को मान्यता दे रखी है, हिंदू धर्म को मान्यता नहीं दे रखी। इसका मतलब एक और उदाहरण अपने को मिल गया कि ये लोग किन पर अत्याचार कर रहे हैं? इन पर। और अपन बात करें श्रीलंका की जो सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों में भी किनको महत्व दिया जाता है? सिंहलियों को। तो ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि यहाँ सिंहली लोगों द्वारा तमिल और ईसाई लोगों का क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। और जो संख्या में ज्यादा हैं उनके द्वारा अगर संख्या में कम होने वाले लोगों का शोषण किया जाता है तो उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। क्योंकि ये संख्या में ज्यादा है, जो संख्या में ज्यादा होता है उसे क्या कहेंगे अपन? बहुसंख्यक। और इनके द्वारा ये जो कार्य किए जा रहे हैं इसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। तो यहां से तो अपन ने क्वेश्चन बनाया था कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का उल्लेख करो। यहां अपन प्रश्न बनाएंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का उल्लेख करो। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन डालना जिसकी हेडिंग रहेगी अपनी क्या? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का। तो पहला जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे बड़ा धर्म है कौन सा? सिंहली। केवल उसी धर्म को मान्यता दे रखी है। ये अपन राजभाषा वाला लिख लेते हैं। श्रीलंका में केवल सिंहली भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा, सिंहलियों का धर्म मैंने आपको बताया था, सोचो थे कि कौन सा धर्म बताया था? बौद्ध धर्म। सिंहलियों का धर्म है कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। फिर आगे बता देना, श्रीलंका में केवल बौद्ध धर्म को मान्यता दे रखी है। श्रीलंका ने केवल कौन से धर्म को मान्यता दे रखी है?
बौद्ध धर्म को मान्यता दे रखी है। मान्यता दे रखी है मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है अपने से कि जिनकी संख्या ज्यादा है केवल वो ही अपना प्रभाव जमा रहे हैं और तमिल और ईसाइयों को कोई महत्व नहीं दे रहे, इसी को अपन कहते हैं बहुसंख्यकवाद। तो दो उदाहरण तो अपन ने ये देख लिए। तीसरा यहाँ मतलब कहाँ की बात है, श्रीलंका की। यहाँ सरकारी नौकरियों में भी कौन से धर्म या समुदाय को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सिहेलियों को महत्व दिया जाता है, अब देखो जब इतना कुछ होगा तो भाई तमिल तो विरोध करेंगे क्योंकि उनकी भी संख्या 18% है, वो भी बहुत ज्यादा कम तो नहीं मानेंगे। पर जब सिहेलियों ने केवल अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया तो तमिलों ने सिहेलियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया। बहुत बड़े स्तर पे दंगे हुए, किन किन के बीच, सिहेली और तमिल लोगों के बीच। तो अगर किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच ही आपस में युद्ध होता है उसे कहते हैं अपन गृह युद्ध। तो इन सब बातों का परिणाम क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो बिना पॉइंट नंबर डाले, क्योंकि पॉइंट तो 3 अपन ने बता दिए बहुसंख्यकवाद के, नीचे एक लाइन लिख देना, इन कारणों से श्रीलंका में सिहेलियों व तमिलों के बीच गृह युद्ध हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। गृह युद्ध हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये अपने इस प्रश्न का आंसर है कंप्लीट। देखो बीच में एक नंबर के प्रश्न है ना, वो भी आप दिमाग में जरूर रखना। जैसे यहाँ से पूछ लिया जाए श्रीलंका में कौन से धर्म को श्रीलंका में कौन सी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, सिहेली। सिहेलियों का धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म। बस ये दो एक इसमें छोटे छोटे एक नंबर के प्रश्न भी बनते हैं, वो भी ध्यान रखना। ले आप इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो 2 प्रश्न अपन ने पढ़े हैं, उनके आधार पे अब तक जो अपनी समझ विकसित हुई ना इस लेसन में, उसके आधार पे एक प्रश्न बनता है। और क्वेश्चन ये है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। एक बार बीच में मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां भी अपन कुछ लिखेंगे, तो इसका आंसर सुनना आप। देखो 2 देशों का अपन ने उदाहरण देखा। पहले उदाहरण देखा अपन ने बेल्जियम का, जहां डच और फ्रेंच 2 बड़े समुदाय थे, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो वहां तो क्या थी, सत्ता की साझेदारी थी, और वहां बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी थी। इसी कारण बेल्जियम में किसी प्रकार का गृह युद्ध नहीं हुआ। दूसरा अपन ने उदाहरण देखा कहाँ का, श्रीलंका का। श्रीलंका के भी अगर 2 बड़े समुदायों की बात करें तो सबसे बड़ा सिहेली और दूसरा बड़ा समुदाय कौन सा, तमिल। वहां सत्ता की साझेदारी नहीं थी श्रीलंका में। श्रीलंका में केवल सिहेली लोगों ने अपना प्रभाव कायम रखा। परिणाम क्या हुआ, वहां गृह युद्ध हुआ। तो इस आधार पर अगर कोई अपने से पूछे कि भाई सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो एक कारण तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी देश में विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी होगी तो उस देश में संघर्ष या टकराव नहीं होंगे। एक कारण तो अपने को ये बताना है, यदि किसी देश में
विभिन्न समुदायों के बीच, किसी देश में विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी होगी, सत्ता की साझेदारी, इसको अपन नीचे लिख लेते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी होगी, तो वहाँ संघर्ष लिख दो चाहे टकराव लिख दो, एक ही बात है, नहीं होगा। एक कारण तो अपन ये बता सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, एक लाइन अपन और ऐड करेंगे इसमें, और आप लोग खुद सोचो थे कि दिमाग लगाओ, और अपन किस आधार पे कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। देखो, लोकतंत्र का मतलब आप लोग शायद समझते होंगे। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? लोगों का शासन। तो हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था को तभी सफल मानेंगे, वास्तविक लोकतंत्र अपन उसी को कहेंगे जहां प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय के लोगों की शासन में भागीदारी हो, तब उसे कहेंगे अपन लोकतंत्र, और तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल हो पाती है। तो दूसरा कारण अपन ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल हो पाती है जब लोगों की बजाय अपन लिख देंगे विभिन्न समुदायों में, जब विभिन्न समुदायों में सत्ता की साझेदारी हो। विभिन्न समुदायों में सत्ता की साझेदारी हो। तो ये क्वेश्चन तो आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई ये अपन ने जगह क्यों छोड़ी थी। अपने लेसन में एक क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन आंसर है लास्ट में, वहाँ दे रखा है भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक युक्तिपरक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बोर्ड पे, या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक युक्तिपरक तथा एक नैतिक कारण बताइए। एक नैतिक कारण बताइए। तो ये जो अपन ने आंसर किया था ना, ये तो है सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक कारण, ये है सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण। तो इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए, आंसर अपना सेम रहेगा। तो इसके दो कारण अपन ने बता दिए कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो यहां अपन लिख सकते हैं ये है सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक कारण है। ये आप समझ जाना, ये क्या लिखा हुआ है? युक्तिपरक कारण है। दूसरे पॉइंट के लास्ट में अपन लिख देंगे यह है सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है। यह है सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है।
ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीट। तो आप ले इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो पहला जो लेसन था बहुत बड़ा लेसन नहीं है, अपना छोटा ही लेसन था। इसमें लगभग 20-25 मिनट की क्लास एक और होगी और उस 20-25 मिनट की क्लास में लेसन अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक जो लास्ट अपन इस लेसन में जो अपना बचा हुआ ना, एक बड़ा पर्सन लेंगे अपन और उस बड़े पर्सन में 3 या 4 पॉइंट होंगे। उसके बाद ये लेसन क्या हो जाएगा, अपना पहला लेसन कंप्लीट। और कई दिनों बाद में जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल की वापस शुरुआत हुई है और अब की बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि 10th क्लास के जितने मैक्सिमम प्रयास हो सकें। देखो सोशल साइंस की क्लास आज शुरुआत होगी, तो हमारे साइंस की क्लास भी 10th क्लास की शुरू होगी। उसके अलावा 12th क्लास की जो है वो केमिस्ट्री की क्लास, जैसे 12th क्लास में साइंस वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासें मिलेंगी आपको यहाँ पे। आर्ट वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्लासें यहाँ उपलब्ध होंगी। और बहुत जल्दी ही ये क्लासें मतलब 12th वाली क्लासें भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे शुरू कर दी जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।